नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। आप देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लज एज फर्टिलाइजर। आइए इससे जुड़ी हुई सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। क्या न्यूज़ थी, क्या कहानी है। ये फर्स्ट स्टडी ऑन इंडियन स्लज फाइंड्स हाई पोटेंशियल फॉर यूज एज फर्टिलाइजर। ये एक स्टडी हुई थी और उस स्टडी में ये पाया गया कि जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से स्लज निकलता है उसके अंदर काफ़ी हाई पोटेंशियल है, उसे फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जा सकता है। आइए पहले इस स्टडी के बारे में न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन स्लज एज हाई पोटेंशियल फॉर यूज एज फर्टिलाइजर सेज स्टडी। अब ये है क्या, सबसे पहले हम स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक स्टडी थी और इसमें स्लज के ऊपर पूरा स्टडी किया गया, वो भी स्पेसिफिकली इंडियन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का, और जो गंगा के किनारे थे। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ट्रीटिंग गंगा वाटर हैज़ हाई पोटेंशियल फॉर यूज एज फर्टिलाइजर। मतलब जो स्लज वैसे भी वेस्ट ही होता है। आगे हम बात करेंगे स्लज क्या है, कितने टाइप्स का होता है। हाल फिलहाल के लिए स्लज सीधे सीधे वेस्ट ही होता है, और जो भी हम पानी को या फिर वाटर को हम ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट के बाद जो बचता है वही होता है स्लज। और उस पर जो स्टडी हुई उसने ये बताया कि वो जो वेस्ट है उसे फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जा सकता है। Study showed that after drying the sludge, it fell into the class B category. हम स्लज के टाइप्स की बात करेंगे, उसमें क्लास बी कैटेगरी बताऊंगा आपको मैं। Its nitrogen, phosphorus levels are more than the recommended standards, and these are the essential soil nutrients for farming. फर्टिलाइजर में भी आप देखेंगे स्पेसिफिकली अगर बात की जाती है तो NPK हमेशा प्रमोट किया जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन यहाँ पर तो दोनों ही हैं। अब आइए सबसे पहले स्लज की बात कर लेते हैं। स्लज होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज बेसिकली आपका, फॉर एग्जांपल आपका ड्रेन का भी सीवेज हो सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया से भी सीवेज निकलता है। तो कोई भी ऐसा सेमी सॉलिड या थिक सा रेसिड्यू जिसमें काफ़ी सारा लिक्विड या फिर पानी भी हो सकता है, ठीक है, और ये जो निकलता है टोटल स्लज, इसे हम ट्रीट करते हैं, डायरेक्टली नदियों में नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें पल्यूट करने से हमें बचाना है उन्हें, बेसिकली इसीलिए। और कई बार हम डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे, कई बार इतनी ज़्यादा पॉइजनस और इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है ना स्लज कि उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो स्लज का जब ट्रीटमेंट होता है तो जो थिक रेसिड्यू उसमें से बच जाता है, आई मीन जो स्लज वाटर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें से थिक रेसिड्यू बच जाता है ट्रीटमेंट के बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, उसी को हम स्लज कहते हैं। It is material remaining after the liquid portion of a sludge water is removed. अब इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें, ये कई बार ऑर्गेनिक भी होता है, इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है, स्पेसिफिकली अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया के स्लज वाटर की बात करें, कंटामिनेंट्स होते हैं जैसे कि हैवी मेटल्स या फिर पोल्यूटेंट्स एज वेल एज पैथोजेंस। ठीक है, अब स्लज की एक खास बात है कि अगर हम स्लज को ठीक से प्रोसेस कर लें तो हमारा पानी कम टॉक्सिक हो जाता है, या फिर काफ़ी मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उसे दोबारा यूज़ किया जा सकता है। बट जो हमारा रेसिड्यू बच जाता है जिसे हम सिर्फ स्लज कहते हैं, कई बार उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या फिर कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। और यही स्टडी थी हमारी कि हमारे स्लज जो हैं, स्पेशली जो गंगा रिवर के आसपास के पानी को ट्रीट कर रहे हैं, उनसे जो स्लज निकल रहा है उसमें बहुत हाई पोटेंशियल है फर्टिलाइजर की तरह यूज करने का। अब हम ट्रीटेड स्लज की बात करेंगे, जो मैंने आपको पीछे बताया था क्लास बी एंड क्लास ए। तो ट्रीटेड स्लज को क्लास ए और क्लास बी में डिवाइड किया गया है, और ये डिवीजन किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का। अब क्लास ए की अगर हम बात करें, इट कैन बी डिस्पोज्ड इन ओपन और इवन यूजफुल एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। एंड क्लास बी की अगर हम बात करें तो स्लज कैन बी यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। तो ये डिफरेंस है आपका क्लास ए और क्लास बी का। क्लास बी में स्पेशली क्लास ए में आप डायरेक्टली या तो डिस्पोज कर सकते हैं, वो इतना टॉक्सिक नहीं होता है, या फिर आप अगर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। क्लास बी को आप डायरेक्टली एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, बस कुछ रेस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशंस होंगे।
कहने का मतलब है कि आप हर जगह, हर क्रॉप में, हर फील्ड में, हर तरह की मिट्टी पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस तरीके के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे क्लास बी में। और इंडिया में जो पोटेंशियल मिला है मैंने आपको बता दिया, वो क्लास बी ग्रेड का है स्लज का। अब आइए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, अर्थगंगा प्रोजेक्ट। अर्थगंगा प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जितने भी, तो वो गंगा के आसपास के ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और उन्हीं के स्लज की बात हो रही थी अभी तक। तो इसलिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। अब 2019 में प्रधानमंत्री जी अर्थगंगा प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं नेशनल गंगा काउंसिल में। और बेसिकली अर्थगंगा प्रोजेक्ट का जो सीधा सीधा मतलब है वो इकोनॉमिक इंटरवेंशन से है। इकोनॉमिक एज इन हमें गंगा की इकोनॉमिक वैल्यू को समझना होगा और उसे बढ़ाना होगा और उसे प्रमोट भी करना होगा। भाई ये देख लेते हैं कौन कौन से 6 वर्टिकल्स हैं अर्थगंगा प्रोजेक्ट में जिस पे काम होता है। सबसे पहले आ जाता है आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब इसमें स्पेशली अगर आपका जीरो बजट कहा जा रहा है तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजर, केमिकल्स और ये सारे जो एक्सपेंसेस होंगे, स्पेशली फर्टिलाइजर्स एज वेल एज आपके जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और ये सब जो होते हैं, तो ये आपके एक्सपेंसेस एकदम जीरो होंगे। आपको ये सब कुछ करना ही नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। आप सीधे सीधे बीज लाएंगे, आप काउडंग यूज करेंगे, ठीक है, आप नेचुरल जितने फर्टिलाइजर्स होते हैं आप वो यूज करेंगे, ठीक है, अर्थवॉर्म्स वगैरह और ये सब चीजें, लेकिन आप डायरेक्टली किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स नेचुरल एंड जीरो बजट, क्योंकि आप बहुत ही एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स एज वेल एज पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे। फिर आता है मोनेटाइजेशन एंड रीयूज। मोनेटाइजेशन एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर एंड स्लज। अब यहाँ आ गया स्लज, जो हमने बात की थी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो स्लज निकलने वाला है, इसे किस तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है। अब अगर इसमें फर्टिलाइजर पोटेंशियल है इस स्लज में, तो आप सोचिए कि इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह मार्केट में बेचा जा सकता है। तो जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलाने वाली कंपनीज हैं उन्हें कितना बेनिफिट होगा। जिस स्लज को कल तक डिस्पोज करने के लिए वो जगह ढूंढ रही थी, आज वही स्लज फर्टिलाइजर की तरह, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह मार्केट में बेचा जा सकता है। तो उससे उनका कुछ रेवेन्यू भी जनरेट होगा और उन्हें डिस्पोज करने के लिए जगह की और स्पेस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, कुछ इस तरीके का होता है सीवेज स्लज, ठीक है, डार्क ब्लैक, कुछ अलग ही कलर होते हैं इसके, और इसे डिस्पोज कर किया जाता है कहीं। और ये स्पेशली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास ही किसी लाइक स्टेराइल से लैंड पर इसे, जहां किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं होता है, वहां इसे डिस्पोज कर दिया जाता है। तो अब हमने सेकंड पॉइंट देखा, मोनेटाइजेशन एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर एंड स्लज। स्लज का यूसेज मैंने आपको बता दिया। ट्रीटेड वेस्ट वाटर का एक यूज और हो सकता है, इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा कि वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर की बहुत एक्सेसिव ज़रूरत पड़ती है, वॉशिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, टर्बाइंस वगैरह छोटे मोटे होते हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेश वाटर ही यूज़ करेंगे, वहाँ पे ट्रीटेड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, आपकी नगर पालिका, नगर निगम, ये सब जितनी भी हैं, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ में कई बार पानी की रिक्वायरमेंट होती है साफ़ सफाई या फिर अदर चीज़ों के लिए। जो भी कमर्शियल सप्लाई है, तो कमर्शियल सप्लाई भी कई बार अर्बन लोकल बॉडीज़ ही करती हैं। तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे पानी पीने के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है, जैसे आपका गराजेस हैं और ये हैं, तो आपका गराजेस हैं, और भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपका वेस्ट वाटर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रीटेड वाटर को आप रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटीज, फॉर एग्जांपल रूरल हार्ट्स, ठीक है। रूरल हार्ट्स में जो भी लोकल अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल किया जा सकता है। इस तरीके से लाइवलीहुड जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज को देखा जा सकता है। देन एनकरेजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन अब गंगा के प्रोटेक्शन में भी हो सकता है, चाहे वो पॉल्यूशन का हो या फिर किसी भी तरह का प्रोटेक्शन हो। फिर अवेयरनेस कैंपेन्स हो सकते हैं विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक। फॉर एग्जांपल ODF, ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस के लिए एक कैंपेन चलाना है या फिर लोगों को अवेयर करना है। पीपल शुड नो अबाउट द नेगेटिव थिंग्स ऑफ ओपन डिफिकेशन। तो इस तरीके से पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज करके हम कुछ बेनिफिट्स देख सकते हैं उसके। देन प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म।
जैसे अभी फॉर एग्जांपल गंगा का जो गंगा विलास करके आपका जो लॉन्च हुआ था शिप, नॉट एग्जैक्टली शिप, क्रूज शिप बेसिकली, तो गंगा विलास, इस तरीके के और भी हम एडवेंचर्स प्लान कर सकते हैं और गवर्नमेंट इस लाइक डायरेक्शन में इनिशिएटिव ले सकती है। जैसे जो गंगा विलास था, जो आपका क्रूज था, गंगा विलास की अगले 1 महीने की सारी बुकिंग्स फुल हैं, तो आप देख सकते हैं लोगों के अंदर कितना क्रेज है। तो इस तरीके की और भी टूरिज्म वेंचर्स पे काम किया जा सकता है, कल्चरल हेरिटेज पे काम किया जा सकता है। जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा होगा न्यूज़ में कि बनारस में बहुत ही ज़्यादा रेनोवेशन के काम चल रहे हैं, स्पेशली घाट्स के आसपास। तो एंड लास्टली इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग थ्रू सेटिंग अप ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस यूनिट। इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर द प्रॉपर गवर्नेंस। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।